नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल जीएस एनालिसिस पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राज का नीति निर्देशक तत्व। आज हम लोग पढ़ेंगे राज का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग एकाग्र होकर बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं राज का नीति निर्देशक तत्व। हम इसके पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3 और हम लोग अब भाग 4 पे चर्चा करेंगे, ठीक है। पार्ट 4 पे चर्चा करेंगे। भाग 3 में हम लोग देख चुके थे मौलिक अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक था। उसमें हम देख चुके थे कि हमारा क्या क्या मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो उसमें हम सब लोग चर्चा कर चुके थे कि हमारा मौलिक अधिकार क्या क्या है। मौलिक अधिकार का समझिए तो एक रूप में दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। ये इसमें भी क्या करता है, नागरिकता का क्या है, नागरिकता की सुविधाओं का इसमें भी वर्णन करता है, ठीक है। इसमें नागरिकता का जो सुविधा है वही देने की इसमें बात करता है कि राज्य नागरिक को क्या क्या अधिकार दे सकते हैं और क्या क्या, जैसे कि जिस टाइम मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार में जो चीज़ें नहीं दिया गया है वो चीज़ यहाँ देने की बात करता है। लेकिन इसमें देने की तो बात करता है, लेकिन ये क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आप अगर ये सरकार ये चीज़ें को देना चाहिए, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्वों में बोला गया है कि राज्य सरकार आपको देना चाहेगी तो देगी, नहीं देना चाहेगी तो नहीं देगी, ठीक है। ये इसके लिए आप क्या है, न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन आपका भाग 3 क्या है, भाग 3 आपका अगर मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है, ठीक है, आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की इजाज़त नहीं है। इसमें क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन भाग 3 में, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है, जब हमारा कोई भी अधिकार छीनता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटा के कहते हैं कि जज महोदय, जो क्या हो रहा है, हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है सरकार, आपको ये चीज़ दे या ना दे उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन भाग 3 में क्या कहा गया था कि आपका कोई अगर मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, इतना चीज़ आप लोग क्या है समझ गए होंगे कि हम भाग 3 में क्या है, वो मेरा मूल अधिकार है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो मेरा मूल अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार है, इसको हमको कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इसको क्या है कि सरकार देना चाहेगी तो देगी, नहीं देना चाहेगी तो नहीं देगी, ठीक है। तो इसको 2 कैटेगरी में रखा गया, जैसे कि BN राव, वो उस समय का संविधान सलाहकार समिति थे BN राव, ठीक है। BN राव ने क्या किया कि इसको 2 तरह के कैटेगरी में रखे। जो बोले BN राव बोले कि जो अभी देने लायक है, जो मानव को अभी सबसे ज़रूरत है, वो क्या है, उसका मूल अधिकार है। अंग्रेजों ने क्या किया था, मानव का मूल अधिकार को हनन कर दिया था, उसका मूल अधिकार छीन लिया था। ना तो उसको जीने की आज़ादी थी, ना तो खुल के बोलने की आज़ादी थी, ना तो और कुछ करने की आज़ादी थी, ठीक है। तो उस समय क्या किया कि BN राव बोले कि जो हमारा इन लोगों का जो मूल अधिकार है वो अभी दे दीजिए, और जो अभी नहीं देना चाहते हैं वो कैटेगरी 4 में रख दीजिए, भाग 4 में रख दीजिए। वो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद दिया जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद दिया जाएगा, ठीक है। तो जो अभी देना चाहते थे तो क्या किया, वो जो अभी देना चाहते थे, जो शुरू में देना चाहते थे, अरे देना चाहते हैं तो भाई दोनों दे दीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा देश क्या था, गरीबी से जूझ रहा था, ठीक है। हमारा देश क्या हो रहा था, गरीबी से जूझ रहा था। जब हमारा देश गरीबी से जूझ रहा था तो हर तरह का चीज़ हमको देना, फैसिलिटी मतलब संभव नहीं था। जैसे कि हर तरह का हम शिक्षा नहीं दे सकते थे, ठीक है। हम लोग क्या है, शिक्षा को नहीं दे सकते थे, स्वस्थ नहीं दे सकते थे उतना बढ़िया। तो इसमें क्या हुआ कि अगर शिक्षा हम उस टाइम नहीं देते किसी भी बच्चा को तो क्या कहता, मेरा मौलिक अधिकार का हनन और हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि जिस टाइम मेरा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम गरीबी से जूझ रहा था, ठीक है। उस टाइम क्या हो रहा था, गरीबी से जूझ रहा था, इसीलिए हमको हर चीज़ देना भाग 3 में संभव नहीं था, ठीक है। मौलिक अधिकार में देना संभव नहीं था, उसी लिए बनाया गया है भाग 4। जो चीज़ें अभी
नहीं देने के लिए संभव है, उस चीज़ें देश अगर अच्छा स्थिति में चले जाए तब वो चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको खाने के लिए अन्न नहीं है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमको मेरा अच्छा व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं, अच्छा सुविधा नहीं, तो हम क्या शिक्षा पा सकते, नहीं पा सकते। इसीलिए बोले BN राव कि इसको 2 कैटेगरी में रखो। फर्स्ट कैटेगरी में मौलिक अधिकार को रखा गया और सेकेंड कैटेगरी में राज्य का नीति निर्देशक तत्व को रखा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको अनुच्छेद 36 to 51 में रखा गया है। इसको अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया। DPSP, कोई पूछेगा आपको कि DPSP कितना से कितना अनुच्छेद में रखा गया, तो DPSP बोलिएगा 36 to 51 में रखा गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DPSP। इसको कितना में रखा गया, आर्टिकल 36 to 51 में रखा गया। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट 3-4 को है, आइए हम लोग देखते हैं। पहले पूछेगा कि ये किस भाग में, DPSP किस भाग में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस भाग में, तो भाग 4 में। किस भाग में, भाग 4 में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा हम रुक गए थे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, तब इसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ 1-2 सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग कहाँ देख रहे थे, भाग 4 पे। ठीक है, इसको कहाँ रखा गया, भाग 4 में रखा गया। ठीक है, इसको भाग 4 में रखा गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DPSP बोलते हैं। इसको अनुच्छेद 36 to 51 में रखा गया। इसको यहाँ तक हम लोग क्या किए थे, देख लिए थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्या किए थे, देख लिए थे। तो इसको पहले क्या बोला गया था, ये मौलिक अधिकार का समझिए तो दूसरा पार्ट है। यहाँ पे क्या बोला कि देखिए, जैसे कि इसमें बोला गया कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, या क्या बोला गया, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। आपको सरकार देना चाहेगी तो ये सरकार दे सकती है, अगर नहीं देना चाहेगी तो क्या होगा, सरकार नहीं दे सकती है। ठीक है, अगर आपको सरकार देना चाहती है तो क्या होगा, सरकार देगी। ठीक है, तो ये क्या बोला गया कि ये क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसमें बोला गया कि अगर आपको सरकार क्या है, देना चाहती है। ठीक है, अगर सरकार इस चीज़ को आपको देना चाहती है तो दे सकती है, अगर नहीं देना चाहती है तो नहीं दे सकती। समझ लीजिए कि जिस टाइम मेरा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ था, गरीबी से जूझ रहा था मेरा देश। क्या हो रहा था, गरीबी से जूझ रहा था। तो उस टाइम क्या हो सकता है, मेरा देश ऐसा स्थिति में नहीं था कि हमको शिक्षा प्रोवाइड करवा सकता है, हमको अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करवा सकता है, तो नहीं करवा सकता था। इसके वजह से क्या हुआ कि BN राव बोले ना कि जो चीज़ अभी देना चाहते हैं वो चीज़ अभी दे दीजिए, और जो चीज़ अभी नहीं देना चाहते वो चीज़ क्या कीजिए, भाग 4 में रख दीजिए। वो चीज़ क्या कहाँ रख दीजिए, भाग 4 में। तो मोटा मोटी हमको यहाँ 3-4 बातें याद रखना है। क्या क्या बातें याद रखने कि राज्य पूछेगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस भाग में रखा गया, तो भाग 4 में रखा गया। क्या, राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस भाग में रखा गया, तो भाग 4 में रखा गया। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक रखा गया, तो आर्टिकल 36 से 51 तक रखा गया। आर्टिकल 36 से 51 तक रखा गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। इसको कहाँ रखा गया, आर्टिकल 36 से 51 में रखा गया। ठीक है, तो इसका अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, अब इसका थोड़ा सा हम आगे देखते हैं कि इसका आगे पॉइंट क्या है। इसे आयरलैंड से लिया गया। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है मेरे प्यारे साथियों, ये आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। कोई पूछेगा कि राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व है वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। अब आयरलैंड ने कहाँ से लिया, कोई पूछ देगा कि आयरलैंड ने कहाँ से इसको लाया, तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया। कहाँ से लिया, स्पेन से लिया। एक PT का क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जो भाग 4 है, जो DPSP है, वो मतलब कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया। लेकिन आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया, ठीक है, पूछा था क्वेश्चन, आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया। ठीक है, आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया था, आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है। ठीक है, कहाँ से लिया, स्पेन से लिया। ठीक है, इसको BN राव जो उस समय थे, जो BN राव थे, उस सलाहकार, संविधान के सलाहकार समिति थे। ठीक है, संविधान सभा का सलाहकार समिति थे। वही बोले कि इसको कैटेगरी 2 में रख दीजिए। कैटेगरी पहला में क्या रख दीजिए, 12 से 35 अनुच्छेद रख दीजिए। क्या, जो हमारा मौलिक अधिकार है, क्या मौलिक अधिकार, जो हमारा क्या है मौलिक अधिकार है, उसको कहाँ से रख दीजिए, 12 से 35 में रख दीजिए। जो अभी प्रोवाइड करवा सकते, जो अभी जस्ट प्रोवाइड करवा सकते, वो कहाँ रख दीजिए, 12 से 35 में रख दीजिए। लेकिन जो अभी आप देने में सक्षम नहीं है, लेकिन आगे चल के उसको दीजिएगा, तो उसको कहाँ रख दीजिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व में रख दीजिए।
वो कहाँ है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में रख दीजिए, ठीक है, 36 से 51 में। तो यहाँ पर बोला गया कि आपको जो चीज़, जैसे कि सरकार कोई चीज़ आपको देना चाहती है तो वो देगी। जैसे कि आपको कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे आपको कोई पापा है, ठीक है, आपको पापा, जैसे आपका पापा है, आपको पापा कोई भी चीज़ आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है, आपका पापा कोई भी चीज़ आप देना चाह रहे हैं, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पापा मत समझिए, यहाँ का उदाहरण ले लीजिए, भाई है, ठीक है, यहाँ पर कौन है, भाई है, ठीक है। अगर भाई आपका कोई भी चीज़ देना चाहता है आपको तो वो दे सकता है। क्या है, भाई अगर आपको कोई भी चीज़ देना चाहता है तो अपने छोटे भाई को क्या कर सकता है, दे सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, लेकिन अगर भाई नहीं देना चाहता है तो आप पापा के पास नहीं जा सकते कि पापा हमको ये चीज़ भाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल से समझिए कि आपको कोई भी चीज़ भाई देना चाह रहा है तो वो देगा, वो आपको क्या करेगा, देगा। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं देगा, भाई नहीं अगर देना चाह रहा है तो आप पापा के पास नहीं जा सकते कि पापा हमको ये चीज़ भाई नहीं दे रहा है। तो पापा यहाँ पर कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। अगर स्टेट कोई भी चीज़ देना चाह रही है, अगर स्टेट, ठीक है, स्टेट कोई भी चीज़ देना चाह रही है तो स्टेट देगी। अगर स्टेट वो चीज़ को नहीं देना चाह रही तो स्टेट नहीं दे सकती, वो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन हमारे मौलिक अधिकार में क्या था कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई भी चीज़ हमारा हनन हो रहा था, कोई भी अधिकार मेरा हनन हो रहा था तो हम सीधे कहाँ जा रहे थे, पापा के पास जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसमें आपको नहीं जाना है, ठीक है। जैसे कि बात की मानिए कि राज्य सरकार आपको प्रति माह 2 kg गेहूं दे रही है, ठीक है, 2 kg गेहूं दे रही है, 2 kg चावल दे रही है, 2 kg दाल दे रही है, प्रति माह दे रही है, ठीक है। अगर ये राज्य चाहे कि अब हम ये दाल चावल नहीं दे, ठीक है, ये अब राज्य चाहे कि हम दाल चावल अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बंद कर रहे हैं, तो राज्य चाहेगी नहीं देगी तो वो नहीं देगी। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, नहीं जा सकते। इसके लिए आप कहाँ नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे कि वृद्धा पेंशन है, जैसे कि वृद्धा पेंशन है तो उसको क्या है मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि कोई बूढ़ा आदमी है, ठीक है, उसको 500 रुपया प्रति माह क्या मिल रहा है, उसको 500 रुपया प्रति माह क्या मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, ठीक है, वृद्धा पेंशन। राज्य चाह रही है तो उसको दे रही है वृद्धा पेंशन को। अगर राज्य नहीं चाहेगी तो उसको क्या करेगी, वृद्धा पेंशन को नहीं देगी, ठीक है। अगर राज्य चाहेगी तो देगी, अगर राज्य नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। तो ये किसका मामला है, राज्य का मामला। ये किसका मामला है, राज्य का मामला, ठीक है। राज्य चाहेगी तो देगी, अगर नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। लेकिन मौलिक अधिकार में ऐसा था, नहीं था, ठीक है। तो समझिए उसी का ये पार्ट दूसरा। तो यहाँ क्या बोला गया कि बी एन राव ने इसको 2 कैटेगरी में रखा। बी एन राव क्या किया, इसको 2 कैटेगरी में रखा। केटी शाह इसको चेक बोले। केटी शाह जो थे इनको क्या बोले, बैंक का चेक है। जैसे कि आप बैंक का किसी व्यक्ति को चेक काट के दे देते हैं, ठीक है, आप तो चेक काट के दे दिए, लेकिन बैंक उसको पैसा देगी कि नहीं देगी वो बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है। केटी शाह इसको क्या बोले कि ये बैंक का चेक है। अंबेडकर बोले कि ये क्या है, ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है, ये लोक कल्याण समाज की स्थापना करता है। क्या बोले कि लोक कल्याण समाज की स्थापना करता है। हमारे भीमराव जो अंबेडकर थे, ठीक है, जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे वो क्या बोले कि ये लोक कल्याण समाज की स्थापना करता और सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। क्या, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। कैसे, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर क्या बोले कि ये जो डीपीएसपी है ये क्या करता है, लोक समाज कल्याण की स्थापना करता और क्या करता है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं जो डीपीएसपी में हो। 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं। कौन कौन सी विचारधाराएं, तो चलिए देखिए। एक गांधीवादी है। तो गांधीवादी हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है, गांधीवादी हम किसको बोलेंगे, जो गांधी के विचारों को मानेगा, जो गांधी के बातों को फॉलो करेगा, ठीक है, फॉलो करेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गांधीवादी बोलेंगे। जो गांधी के विचारों को मानेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गांधीवादी बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, समाजवादी है। जैसे कि आतंकवादी है, आतंकवादी जो आतंक के विचारों को मान रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है। जो जैसे कि समाज है, जो समाज की बातों को मान रहा है, जो समाज की विचारों को मान रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समाजवादी बोलते हैं। उदारवादी हम उसको बोलते हैं मेरे प्यारे साथी। उदारवादी जो टर्म्स है बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। गांधीवादी तो समझ जाते हैं कि गांधी के विचारों को मानने वाले जो लोग हैं वो क्या है, गांधीवादी है। जो समाज के विचारों को मानने वाले लोग हैं वो क्या है, समाजवादी। लेकिन उदारवादी नहीं समझ पाते कि उदारवादी क्या होता है। जैसे कि आप पापा से बोले, ठीक है, कि पापा हमको क्या है, चॉकलेट खाना है। पापा हमको क्या करना है, चॉकलेट लेना है, टॉफ़ी लेना है। क्या लेना है, टॉफ़ी लेना है, ठीक है, टॉफ़ी लेना है, समझ लिया, टॉफ़ी लेना है। क्या है, टॉफ़ी।
टॉफ़ी आपको लेना है, पापा से बोले कि आप टॉफ़ी लेना है, और उसी मोहल्ला में क्या है आइसक्रीम भी। हम लोग क्या कर रहे हैं अब उदारवादी को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं उदारवादी को, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं उदारवादी को, कि उदारवादी क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए उदारवादी को, जैसे कि आपके पापा, आप बोले पापा को क्या कि हमको टॉफ़ी लेना है, क्या लेना है टॉफ़ी लेना है, ठीक है। आपको क्या बोले कि टॉफ़ी हमको लेना है, क्या लेना है टॉफ़ी लेना है। तो आप गए, अब पापा के पास गए कि पापा हमको क्या लेना है टॉफ़ी लेना, लेकिन पापा ने क्या बोले कि वही मोहल्ला में, जिस मोहल्ला में आप टॉफ़ी लेने जा रहे हैं उस मोहल्ला में क्या आइसक्रीम बेचने वाला भी आया हुआ, क्या आइसक्रीम बेचने वाला आया हुआ है, क्या गली में आइसक्रीम नहीं बेचता है, या आप समझ लिए आप मार्केट में रहते होंगे, अब ठीक है आप गाँव के बच्चे नहीं होंगे तब समझ लिए मार्केट में रहते होंगे आप। तो आप बोले क्या, पापा बोले कि टॉफ़ी लेना, लेकिन पापा ने क्या बोले कि बेटा टॉफ़ी तो लेगा ही, साथ में आइसक्रीम भी तू खा लेना, क्या करना साथ में आइसक्रीम भी खा लेना, क्या करना साथ में आइसक्रीम भी खा लेना, ठीक है। तो उदारवादी हम उसको बोलते, जिस चीज आप मांग रहे हैं उससे आपको ज्यादा दिया जा रहा है, उससे आपको क्या किया जा रहा है ज्यादा दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उदारवादी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं उदारवादी, ठीक है। कि जिस चीज आप मांग रहे हैं उससे आपको क्या दिया जा रहा है ज्यादा दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उदारवादी बोलते हैं। आप पापा से क्या बोले कि पापा हमको क्या खाना है टॉफ़ी खाना, लेकिन पापा ने आपको क्या बोले कि बेटा ले आइसक्रीम भी तू खा लेना, क्या करना आइसक्रीम भी तू खा लेना। तो जरूरत से ज्यादा आपको चीजें मिले तो उसको क्या बोलते हैं उदारवादी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं उदारवादी। तो आप समझ गए होंगे गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। गांधी के विचारों मानने वाले को क्या कहते हैं गांधीवादी, समाज के विचारों को मानने वाले क्या कहते हैं समाजवादी, और उदारवादी जो जिस संसाधन जो चीज़ आप खोज रहे हैं उससे आपको अधिक मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उदारवादी, ठीक है। तो इसके आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 36 को, अब हम लोग क्या देखेंगे अनुच्छेद 36 को, ठीक है। कि अनुच्छेद 36 क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 36 बोलता है मेरे प्यारे साथियों कि राज्य की परिभाषा, जैसे कि आप अनुच्छेद 12 में भी देखोगे, 12 और 13 में भी देखोगे क्या राज्य का परिभाषा, वहाँ पर भी क्या देखोगे वो आप परिभाषा। जब आर्टिकल भाग हम 3 पढ़ रहे थे, जब हम भाग 4 है, जब हम भाग 3 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या देखे थे राज्य की परिभाषा, ठीक है राज्य की परिभाषा। तो यहाँ पर भी बोला गया कि अनुच्छेद 36 में बोला गया कि यहाँ पर भी पहले क्या है राज्य की परिभाषा। राज्य का मतलब यहाँ जो होता है ना पॉलिटी में अलग शब्द होता है, राज्य का मतलब राज्य स्टेट नहीं होता, राज्य का मतलब क्या होता है स्टेट नहीं होता। यहाँ पर राज्य का मतलब होता है केंद्र सरकार, यहाँ पर राज्य का मतलब क्या होता है केंद्र सरकार, राज्य का मतलब क्या होता है राज्य सरकार, और राज्य का मतलब क्या होता है स्थानीय सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि राज्य की परिभाषा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया राज्य का परिभाषा। तो आर्टिकल 12 और 13 में क्या बोला गया था कि राज्य कोई वैसा कानून नहीं बनाएगा जो लोगों के मौलिक अधिकार को क्या करता है हनन करता है, लोगों के मौलिक अधिकार को छीनता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 36 में बोला गया है उसी तरह का, समझ लिया उसी तरह का। राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है केंद्र है, राज्य का मतलब राज्य सरकार है, यहाँ स्थानीय सरकार है। तो अनुच्छेद जब 12 आप लोग पढ़ रहे होंगे, 12 और 13 जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर क्या बोला गया कि राज्य का परिभाषा। तो वहाँ पर बोला गया कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकार का क्या करेगा हनन करेगा, हमारे मौलिक अधिकार को क्या करेगा हनन करेगा। तो यहाँ क्या उसी चीज़ यहाँ बोला गया है कि राज्य का मतलब जो है स्थानीय जो केंद्र सरकार है, ठीक है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है, ठीक है। तो राज्य का मतलब आप समझ गए होंगे कि राज्य का मतलब क्या है। तो ये कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इसको क्या करेगा, इसको लोगों की बाधा पहुंचाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 36 हमारा क्या बोलता है कि राज्य का परिभाषा, ठीक है। आर्टिकल 36 क्या बोलता है राज्य का परिभाषा। अनुच्छेद 37 को हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद को 37 ये न्यायालय में परिवर्तनीय और बाध नहीं है। यहाँ पर हम पहले आपको क्या बोले कि ये ऐसी मौलिक अधिकार है, ठीक है। पहले मौलिक अधिकार में क्या होता है कि आपका कोई भी मौलिक अधिकार को हनन करता है, आपको कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो आप कहाँ जाते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि महोदय जी मेरा क्या किया मौलिक अधिकार का हनन कर दिया, महोदय मेरा क्या किया। सुप्रीम कोर्ट से जाकर बोलते हैं, खटखटा देते हैं उसका तुरंत दरवाजा, खट 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 करते हैं और क्या करते हैं उनका दरवाजा खटखटा देते हैं और हमको क्या बोलते हैं कि सरकार ने हमारे मौलिक अधिकार का क्या किया हनन किया। इसीलिए BN राव ने क्या किए कि जो जनता को अभी तुरंत देना है, जो तत्काल देना था, उनको क्या किए भाग 3 में रखे और जो बाद में देना है वो कहाँ रखे भाग 4 में रखे। तो यहाँ पर बोला गया कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार चाहेगी तब देगी। क्या बोला गया यहाँ पे कि सरकार चाहेगी तब देगी, अगर सरकार नहीं चाहेगी, ठीक है, अगर सरकार जो चीज़ अगर नहीं सरकार चाह रही है, राज्य सरकार अगर देना नहीं चाह रही है तो उसके लिए क्या है नहीं देगी, वो क्या है नहीं देगी। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट क्या है नहीं जा सकते, उसके लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते कि हाँ हमको 5 kg पहले गेहूं मिल रहा था, ठीक है, अब 5 kg गेहूं मिल रहा था, राज्य पहले हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूं दे रहा था,
कोरोना काल में भी दिया, बहुत सो हर व्यक्ति पे 5 किलो 6 किलो गेहूँ दिया, समझे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर 5 किलो गेहूँ आपको दे रहा है तो राज्य चाह रहा है तो आपको गेहूँ दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर राज्य चाह लेगा कि अब हमको आपको गेहूँ नहीं देना है, या आपको 500 रुपया पर महीना क्या है वृद्धा पेंशन दे रहा है, ठीक है। अगर पेंशन वृद्धा पेंशन राज्य चाह रहे हैं तब दे रहे हैं। जैसे अखिलेश की सरकार में यूपी में मिलता था 500 रुपया वृद्धा पेंशन, अभी बिहार में भी मिलता है, नीतीश की सरकार में अभी भी मिलता है बहुत लोगों को वृद्धा पेंशन। जो बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के हो गए उनको क्या मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है। तो राज्य चाह रहे हैं तब व्यक्तियों को दे रहे हैं वृद्धा पेंशन की नहीं, इनका बूढ़ा अवस्था हो गया है, जो ग्रामीण लोग हैं उनका बूढ़ा अवस्था हो गया, ये क्या करेंगे, इनका ये दवा दारू का क्या है 500 रुपया सहारा है पर महीना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, वृद्धा पेंशन। तो राज्य चाहेगी तो आपको देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देंगी। अब ये बोलिएगा कि राज्य चाह रही थी हमको दे रही, अगर देना बंद कर दी तो हम चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, आप इसको न्यायालय लेकर नहीं जा सकते। अगर आप इसको न्यायालय में लेकर चले गए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी। तो वही बोला गया कि जो चीज़ अभी तुरंत मिलेगा वो भाग 3 में, और जो चीज़ सरकार देना चाहेगी, जो चीज़ आपका भाई अगर आपको देना चाह रहा है तभी ना आप लीजिएगा। तो भाई देना चाह रहा है, अगर भाई दे रहा है जब तक ठीक है, अगर भाई नहीं दे रहा है तो आप पापा के पास जाकर नहीं बोल सकते कि पापा क्या हुआ, मेरा मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। वो भाई की मर्जी का ऊपर है, भाई चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, सिंपल सी फंडा है। तो जैसे राज्य चाहेगी तो देगी, अगर नहीं चाहेगी तो नहीं देंगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं और बाद नहीं है, मतलब बाद नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मुकदमा नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर हम सरकार के ऊपर खिलाफ केस कर रहे हैं, जो पहले दे रही थी अभी नहीं दे रही थी, इसके ऊपर क्या है, बाद नहीं है। तो अनुच्छेद 37 बोलता है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और क्या नहीं है, बाद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अनुच्छेद 37 देख चुके हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 38 देखते हैं। अनुच्छेद 38 यहाँ पर बोला गया कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक का न्याय, ठीक है। सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक का न्याय, ये हमारा क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक का न्याय, ये हमारे प्रस्तावना में भी है, ठीक है। हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें क्या आता है, समाजवादी आता है, ठीक है, आर्थिक आता है, पंथनिरपेक्ष आता है। तो ये जो चीज़ है मेरे प्यारे साथियों कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो पूछेगा क्वेश्चन कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं, तो न्याय 3 प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पूछा था, पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं, तो न्याय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा न्याय, एक होता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। लेकिन पूछेगा कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो लोकतंत्र 2 ही प्रकार के होते, कौन, एक सामाजिक एक आर्थिक। कौन सा, एक सामाजिक एक आर्थिक। तो राजनीतिक न्याय कितने पर, ये न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। लेकिन लोकतंत्र कितने प्रकार के, 2 प्रकार, एक सामाजिक लोकतंत्र एक आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि लोकतंत्र कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन, एक सामाजिक लोकतंत्र एक आर्थिक लोकतंत्र। लेकिन न्याय कितने प्रकार के हैं, न्याय 3 प्रकार के, कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये अनुच्छेद 38 आप समझ गए होंगे कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि, मतलब लोगों के कल्याण के यहाँ बातें क्या गया है, ठीक है, लोगों की कल्याण की बातें क्या गया अनुच्छेद 38 में। तो यहाँ तक हम लोग 36 देख चुके हैं, 37 देख चुके हैं, 38 देख चुके हैं। 36 में राज्य की परिभाषा और 37 में क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इससे आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और इसमें बोला लोक कल्याण की अभिवृद्धि, मतलब लोगों के यहाँ पे क्या किया गया, कल्याण किया गया समस्याओं का, ठीक है। तो इसमें पूछेगा न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। लोकतंत्र में कितने प्रकार के, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 39 को, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 39 को, हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद अब 39 को। यहाँ पर बोला गया मेरे प्यारे साथियों, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसमें अनुच्छेद 39 बोलता है मेरे प्यारे साथियों, डीपीएसपी में कि किसी भी स्त्री को, ठीक है, स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 क्या बोलता है कि स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए क्या है, समान वेतन है। जैसे कि कोई भी, जैसे कि अभी एक नियोजन वाला टीचर था, अभी ये आंदोलन में चल रहा था कुछ दिन पहले कि यहाँ पे क्या, एक ट्रेन टीचर एक नियोजन टीचर है, तो यहाँ पे दोनों क्या कर रहे, पढ़ा ही रहे, दोनों क्या कर रहे, पढ़ा रहे। लेकिन इसमें यहाँ पे क्या था, वेतन के लिए
कुछ झोल झाल था, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर लोग क्या कर रहे थे कि हम भी क्या कर रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो एक कुर्सी पे 2 वेतन क्यों, एक ही काम के लिए 2 वेतन क्यों? तो यहाँ पर बोला गया टीचर का समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ पर बोला गया कि समान कार्य के लिए क्या है, समान वेतन। अगर कोई काम पुरुष कर रहा है, ठीक है, उसका पेमेंट अगर 50,000 रुपया है, उसका पेमेंट कितना है, 50,000 रुपया है। अगर वही काम को स्त्री कर रही है तो उसका भी पेमेंट कितना होना चाहिए, 50,000 रुपया होना चाहिए। उसका पेमेंट कितना होना चाहिए, 50,000 रुपया होना चाहिए। तो यही बोला कि स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन। जो व्यक्ति एक ही काम दोनों कर रहा है, स्त्री रहे चाहे वो पुरुष रहे, समान कार्य के लिए क्या है, समान वेतन है। आर्टिकल 39 में बोला गया। आर्टिकल 39 का को जोड़ा गया। का मतलब अब समझ लिए होंगे कि बाद में जोड़ा गया। तो 39 का में क्या जोड़ा गया, 39 का में जोड़ा गया कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। मतलब सभी व्यक्ति को क्या होगा, समान न्याय मिलेगा। मतलब 39 का मतलब समझ गया होगा कि आप इसको बाद में जोड़ा गया। चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 39 पे, ठीक है। अब हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद 39 पे। अनुच्छेद 39 में बोला कि समान न्याय निःशुल्क विधि। मतलब इसमें बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि समान न्याय मतलब सभी व्यक्ति को क्या मिलेगा, समान न्याय मिलेगा। जो न्याय रहेगा, जो आपका जैसे कि कोई भी अधिकार है उसका, आपका जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गया तो वहाँ क्या होगा, आपका समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधि सहायता मिलेगा। जैसे कि आप डीएम के यहाँ गए, ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ गए तो उसमें क्या है, आपको जो सहायता देंगे उसके लिए क्या है, कोई चार्ज नहीं लेंगे, उसके लिए क्या है, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता मिलेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 39 हमारे क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 39 का बोलते हैं। अनुच्छेद 39 का को समझिए कि जैसी आया अनुच्छेद 39 का, जैसी का खाया तो समझ लीजिए कि यह बाद में जोड़ा गया। जैसे कि यह शर्ट है, ठीक है, ये शर्ट है, ये शर्ट में भी देखिए फुल एंड फाइनल न्यू शर्ट है। अगर इसमें हम कहीं इसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिए, मानिए शर्ट फट गया, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या कर दिए, स्टिकर लगा दिए। यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में प्यून लगा देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे प्यून लगा देते हैं। तो इस पे जो शर्ट फट गया, इसके ऊपर जब पेन लगाए तो प्यून जो है बाद में लगा, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या है, स्टिकर जो है बाद में लगा। तो उसी तरह ये क्या बोला गया कि अनुच्छेद 19 का मतलब समान न्याय के लिए निःशुल्क विधि सहायता, तो ये कब जोड़ा गया, ये बाद में जोड़ा गया, ठीक है। अब ये आप अनुच्छेद 39 का समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या बोल रहा है, ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 क्या बोल रहा है कि ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे पहला अपनाने वाला राज्य था वो राजस्थान था। कौन था, राजस्थान था। यहाँ पर बोला गया कि ग्राम पंचायत, गांधी जी चाहते थे कि ज़्यादा शक्तियाँ ग्राम पंचायत को दिया जाए और अम्बेडकर जी चाहते थे कि नहीं, ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र में होनी चाहिए। क्योंकि केंद्र में इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ग्राम पंचायत जो रहेंगे, ग्राम स्थानीय सरकार जो रहेंगे, विदेशी व्यापार नहीं कर पाएंगे सही से, उनके साथ अच्छा ताल्लुक नहीं बना पाएंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे विदेश के साथ। तो इसीलिए अम्बेडकर चाहते थे कि ज़्यादा शक्तियाँ किनको दिया जाए, केंद्र सरकार को दिया जाए। किसको दिया जाए, केंद्र सरकार को। लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे, महात्मा गांधी एक क्या थे, बहुत गहरे विचार वाले आदमी थे। लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि कुछ दिन इनको अंग्रेजों ने शोषण किया, ग्रामवासियों को क्या किया, अंग्रेजों ने बहुत दिन शोषण किया। उसके बाद अभी केंद्र ना इसके ऊपर क्या करने लगे, शोषण करने लगे, ठीक है। तो गांधी भी या अम्बेडकर हो गया था, यहाँ पर क्या हो गया था, दोनों में मतभेद हो गया था गांधी जी और अम्बेडकर जी में, ग्राम पंचायत को लेकर। गांधी जी बोलते थे कि ज़्यादा शक्तियाँ ग्राम पंचायत को देना चाहिए, अम्बेडकर जी बोलते थे ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र को देना चाहिए। तो अब इसलिए सी बात है मेरे प्यारे साथियों कि अगर ग्राम पंचायत को ज़्यादा शक्तियाँ दे देते तो ना तो विदेशी संबंध अच्छा से बना पाते, ना तो दूसरे देश से अच्छा वो व्यापार कर पाते, ना तो दूसरे देश से और कुछ कर पाते। तो इसीलिए क्या किया, अम्बेडकर ने ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र को दिए। तो यहाँ पर उभर के आए एक बिहारी जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मतलब समझ लीजिए 100 बीमारी का एक बिहारी इलाज करने के लिए मतलब हमेशा तैयार रहता है। बिहारी जो है ना, हर मतलब समस्या का आपको निदान कर देगा, ठीक है। तो हम लोग भी बिहारी हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। तो बिहारी क्या करता है ना कि 100 बिहारी सब पे भारी है, वही वाला एक बिहारी 100 पे भारी, वही वाला कहानी है, सॉरी, एक बिहारी सब पे भारी है, ठीक है। तो यहाँ पर अम्बेडकर जी क्या है, यहाँ क्या राजेंद्र प्रसाद जी ने बोले कि ऐसा काहे नहीं कर रहे महोदय कि क्या, जैसे कि जो राज्य चाहेगा कि ग्राम पंचायत हम अपनाना चाहते हैं वो राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायत अपना लेगा, वो राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायत अपना लेगा। लेकिन जो राज्य नहीं चाहेगा ग्राम पंचायत अपनाना, वो क्या करेगा, ग्राम पंचायत नहीं अपनाएगा, वो क्या करेगा, ग्राम पंचायत नहीं अपनाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले कि यहाँ पे जो आप दोनों इस पर मतभेद कर रहे हैं, अम्बेडकर बोल रहे हैं ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र में निहित होना चाहिए, गांधी जी बोल रहे हैं ज़्यादा शक्तियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में निहित होना चाहिए, निचले स्तर। लेकिन यहाँ पर आए उभर कर कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोले कि क्या
कि ऐसा काम कीजिए कि जो जिसको जैसे कि अपनाना है, जो राज्य चाहे कि हमको ग्राम पंचायत को अपनाना है वो राज्य ग्राम पंचायत को अपना ले, जो राज्य चाहे कि हमको ग्राम पंचायत को नहीं अपनाना है वो राज्य नहीं अपना। तो सबसे पहला राज्य जो आया था ग्राम पंचायत को अपनाने वाला वो था राजस्थान। सबसे पहले ग्राम पंचायत को राजस्थान ने अपनाया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। अच्छा, 2 ही अक्टूबर का ये दिन काहे चुना गया था? क्योंकि ये दिन गांधी जी का जन्मदिन का दिन है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में अपनाया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में। तो 2 अक्टूबर इसलिए अपनाया गया क्योंकि ग्राम पंचायत को बढ़ावा कौन दे रहे थे? गांधी जी दे रहे थे। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में ग्राम पंचायत लागू हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख लिया? आर्टिकल 36 देख लिया, 37 देख लिया, 38 देख लिया, 39 देख लिया, 39 का देख लिया और 40 देख लिया। अब जो आर्टिकल 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51 जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 41 से लेकर 51 तक क्या करेंगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपका वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, आपको पढ़ने में असुविधा ना हो इसके कारण वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए, अच्छा अगर ठीक है तो यहीं पे क्या होता है, मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, चलिए यहीं पे थैंक यू।